सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है मनोज और चैनल का नाम है करियर कंसल्टीज, जहां मैं अपने 14 साल के एक्सपीरियंस से आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं करियर और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है नई जॉब ज्वाइन करते समय प्रिकॉशंस, यानी कि किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। चाहे आप एक छोटे एग्जीक्यूटिव रैंक की जॉब पर जा रहे हों या आप इवन मैनेजर रैंक पर जा रहे हों, सभी केसेस में ये वीडियो आपके बड़े ही काम का है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको राइटिंग में HR से किसी भी जॉब को ज्वाइन करने से पहले लिखवा करके ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है आपके फ्यूचर को डिसाइड करने में। दोस्तों, वैसे तो किसी भी कंपनी में आपकी एंट्री कराने वाला HR ही होता है। आपकी एंट्री से लेकर के एग्जिट तक सारी जिम्मेदारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की ही होती है। लेकिन दोस्तों, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर किसी के भी सगे नहीं होते, ये सिर्फ अपनी कंपनी के लिए ही काम करते हैं। यूँ समझ लो कि कटप्पा भले ही बाहुबली का कितना भी दोस्त क्यों ना हो, लेकिन माहेशमती के ऑर्डर पर वो बाहुबली में तलवार घुसेड़ने में ज़रा भी देर नहीं लगाएगा। तो आपका HR कितना भी बड़ा दोस्त क्यों ना हो, धोखा देने में उसे ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा। तो हर वो चीज़ जो HR आपसे प्रॉमिस करता है वो लिखित में होनी चाहिए। इट शुड बी इन अ रिटन फॉर्म। तो दोस्तों, अगर इवन आप एक छोटी सी छोटी जॉब यानी 10,000 रुपये तक की भी जॉब पकड़ने जा रहे हो, तो भी इन बातों का आपको ध्यान रखना है, जो मैं अब आपको वीडियोस में बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, इस वीडियो का मेन पर्पस है आस्क टू HR इन राइटिंग, यानी कि HR से लिखवा करके लिखित में ही लो। इसमें सबसे पहली चीज़ है ऑफ़र लेटर। ये देखिए, अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ मैंने गलती से लिख दिया है, इसे इग्नोर करेंगे। बात यहाँ पर ऑफ़र लेटर की हो रही है। अपॉइंटमेंट लेटर सेकंड स्टेज होती है, जब आप कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद मिलता है अपॉइंटमेंट लेटर। उससे पहले जो आपको ऑफ़र मिलता है उसके बारे में बात हो रही है। तो आप कहेंगे कि ऑफ़र लेटर में आपने ऐसी नई क्या बात बता दी, हर कंपनी ऑफ़र लेटर देती है। लेकिन देखिए, आपको ऑफ़र लेटर में किन चीज़ों को चेक करना है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ऑफ़र लेटर जो आपको मिलता है उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि ये जो आपको जॉब ऑफ़र की जा रही है वो ऑन रोल है या ऑफ रोल। जनरली कंपनी अपने लेटर हेड पर लिखकर तभी देती है जब वो एक्चुअली एम्प्लॉय को अपने रोल पर या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय एज ए कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हायर कर रही होती है। थर्ड पार्टी या ऑफ रोल के केसेस में आपको ऑफ़र लेटर नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो हो सकता है वो थर्ड पार्टी का हो। थर्ड पार्टी यानी कि आप कंपनी में ऑन रोल नहीं होते, आपकी एग्जिस्टेंस प्रोजेक्ट ख़त्म होने के साथ या ज़रूरत ख़त्म होने के साथ ख़त्म हो जाएगी। तो हमेशा जब आप कंपनी से ऑफ़र लेटर रिसीव कर रहे हैं तो उसमें ये चेक कीजिए कि आप रोल एम्प्लॉय है कि नहीं। अब रोल एम्प्लॉय जो चेक होता है वो ऐसे चेक होता है कि आपको डेजिग्नेशन या कोई पोस्ट दी जाती है कंपनी में। अगर आपको डेजिग्नेशन या पोस्ट दी जा रही है ऑफ़र लेटर के अंदर, तो आप एक रोल एम्प्लॉय हैं। अब इसमें दो तरह से एम्प्लॉय हायर किए जा सकते हैं, एक है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे और दूसरा है रोल बेसिस पे। तो आपको जब भी ऑफ़र लेटर लेना है वो रोल बेसिस पर ही लेना है, कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करें, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का रिन्यूअल हर 2 से 4 साल के बाद कराना पड़ता है। इसमें कंपनी के पास ये राइट्स रिजर्व रहते हैं कि वो आपको हायर करे या चाहे तो ना करे। अब देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ एक और होती है ऑफर लेटर में, प्रोविजन पीरियड। ये प्रोविजन पीरियड 6 मंथ से लेकर के 1 ईयर तक का हो सकता है। तो प्रोविजन पीरियड को ज़रूर चेक करें। ये कई बार प्रोविजन पीरियड में आपको 15 दिन की सैलरी देकर के टर्मिनेट करने की बात करते हैं। इस केसेस में आपको कोशिश ये करनी है कि प्रोविजन पीरियड का जो नोटिस पीरियड है वो कम से कम 1 महीने का तो हो ही। तो देखिए, ऑफ़र लेटर की बात हो गई। तो अब इस ऑफ़र लेटर के साथ ना जो सबसे ज़्यादा कंपनी अवॉइड करती है वो है सैलरी का ब्रेकअप देना। तो आपको हमेशा सैलरी का ब्रेकअप लेना है और सैलरी के ब्रेकअप को डीपली चेक करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है एम्प्लॉय को यहीं पर होता है। सबसे पहले आप चेक करोगे कि बेसिक आपको प्रीवियस कंपनी से ज़्यादा मिला है कि नहीं, सभी अलाउंसेस इंक्लूडिंग HRA इसमें है कि नहीं, क्योंकि HRA का डिडक्शन मिल जाता है इसलिए। अब देखिए, इसमें PF और ग्रेचुटी बड़ी मैटर करती है। जब ये आपकी PF और ग्रेचुटी आपकी सैलरी से काटते हैं तो कई बार आपके साथ चीटिंग ये हो जाती है कि एम्प्लॉयर का PF पार्ट भी आप ही की सैलरी में से काट लिया जाता है। तो जब भी आप सैलरी ब्रेकअप टेस्ट करते हैं या चेक करते हैं तो अपने ऑफ़र लेटर में ये ज़रूर चेक करें कि एम्प्लॉयर्स PF इन्होंने CTC में लिया है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि ये मेरे सैलरी के ग्रॉस में से ही काट लेंगे। तो आपको नेट इन हैंड सैलरी कितनी मिल रही है ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। अब कई लोग
ग्रेचुटी का पैसा भी सीटीसी में दिखा लेते हैं। तो ऐसे करके वो आपको काफ़ी बड़ा सीटीसी दिखा देते हैं, बट जब इन हैंड सैलरी आपके हाथ में आती है तो वो काफ़ी कम होती है। इसके अलावा बोनस पे भी बात कर लीजिएगा, क्या ये कंपनी बोनस देती है कि नहीं, क्या ये कंपनी मंथली बोनस देती है, तो वहाँ पर आपके सीटीसी में ये चीज़ पहले से इंक्लूड होती है, तो वो आपकी सैलरी को कम कर सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है वेरिएबल पे। दोस्तों बहुत सारे केसेस में सैलरी ना वेरिएबल होती है, यानी कि जहाँ पर आपको टारगेट्स वगैरह दिए जाते हैं तो वो इंसेंटिव के बेसिस पर ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई इसको हम 10,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं, बाकी ये अगर प्रोडक्ट बेच लेता है तो अगर 4 प्रोडक्ट बेचे तो इसकी 10,000 रुपये और, यानी कि इसकी सैलरी 20,000 हो गई। मिनिमम 4 प्रोडक्ट तो कोई भी बेच ही लेगा। तो ऐसे करके वो वेरिएबल पे के नाम पर कई बार सैलरी में एक क्लाउज एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं, जिसको आपको पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा तो हो सकता है कि आप इससे नुकसान खा जाएं। अब देखिए अगली चीज़ बढ़ते हैं, वो है मेडिकल कवरेज एंड पॉलिसीज़। अब देखिए मेडिकल कवरेज तो पहली चीज़ ये है कि जब आप मेडिकल कवरेज की बात करें तो ये 2 तरह की होती है। एक हो गई हेल्थ वाली पॉलिसी। ये हेल्थ वाली पॉलिसी यानी जो अगर आप 24 घंटे के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, 48 घंटे के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, या आपकी तबीयत ख़राब होने पर आप एडमिट होते हैं, या आपकी फैमिली का कोई मेंबर एडमिट होता है, तो आपको कितना का क्लेम मिल सकता है। जनरली ये 1.5 लाख से लेकर के 4 लाख तक होता है। इसके अलावा काफ़ी अच्छी कंपनीज डायरेक्टर लेवल पर बड़े पॉलिसीज़ भी कराती हैं जहाँ पर कि अमाउंट कवरेज ज़्यादा होता है, बट एक एग्जीक्यूटिव रैंक में कम से कम 4 लाख तक का तो कवर होना चाहिए और फैमिली कवरेज कम से कम 3 से 4 लोगों की होनी चाहिए। अब इसके बाद आता है पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। इसमें देखिए कम से कम मिनिमम किसी भी स्टाफ के लिए 10 लाख रुपए की कवरेज तो होनी चाहिए। 10 लाख रुपए की कवरेज ना हो तो ऐसी नौकरी को करने से कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, क्योंकि कई सारी जॉब्स ऐसी होती हैं जिसमें आपको रेगुलर ट्रैवल करना होता है, वहाँ पर एक्सीडेंट के चांसेस सबसे ज़्यादा बनते हैं। तो अगर अब 10 लाख रुपए भी कवर नहीं कर रही कंपनी तो फिर अपनी जान को रिस्क में डालना बेकार है। अब अगली चीज़ है नेचुरल डेथ केस। ये देखिए नया इंट्रोड्यूस हुआ है। जब आप किसी नेचुरल क्लाइमिटी या नेचुरल डेथ का रीज़न, यानी जैसे आप काफ़ी लंबे समय से बीमार थे इस वजह से, या XYZ किसी भी रीज़न से जो कि एक नेचुरल डेथ में फॉल करती है, ऐसे केस में क्या होता है कंपनी से कोई भी इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलता है। तो अगर आपकी कंपनी ने नेचुरल डेथ की पॉलिसी करा रखी है तो आपको यहाँ एक बेनिफिट मिलेगा कि 10 लाख रुपए तक आपको कंपनी से या कंपनी के इंश्योरेंस पॉलिसी से मिल जाएगा कवरेज, यानी आपकी फैमिली को आपके पीछे ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो जो भी कंपनी की पॉलिसीज़ होती हैं, मेडिकल पॉलिसीज़, एक्सीडेंटल पॉलिसीज़ और नेचुरल डेथ पॉलिसीज़, इनको ज़रूर चेक करें। अगली चीज़ है जॉब लोकेशन। जॉब लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपने महाराष्ट्र में जॉब ज्वाइन की और आपको ट्रांसफ़र कर दिया गया दिल्ली, तो आप ऐसे केस में सर्वाइवल आपका मुश्किल हो जाएगा। आपके कोई सैलरी अलाउंसेस भी नहीं बढ़े, आप अपनी फैमिली से दूर हो गए। तो देखिए पहले से ही HR से बात कर लें कि क्या ये लोकेशन जो मुझे दी जा रही है वो एक फ़िक्स लोकेशन है कि नहीं, क्या कंपनी की अदर ब्रांचेस है जहाँ पर वो फ्यूचर में मुझे ट्रांसफ़र कर सकती है। तो इस केस में आपको अपने डिसीजन बनाना है कि आप क्या ट्रांसफरेबल जॉब पसंद करते हैं कि नहीं। ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ कंपनी की क्या है, एक्सपेंसेस कौन पे करता है, कौन बियर करता है वो खर्चे जो आपको ट्रांसफ़र के केस में लगते हैं। साथ ही क्या ट्रांसफ़र का कोई अलाउंसेस भी मिलता है, यानी कि जैसे आपको TC कटवानी है, आपको 2-3 बार घर फैमिली शिफ्ट करनी है, काफ़ी सारे खर्चे होते हैं, ट्रांसपोर्ट का खर्चा वो सब कंपनी पे करती है कि नहीं, फैमिली शिफ्टिंग वगैरह के चार्जेस कौन पे कर रहा है, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो है प्रमोशन के बारे में। अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, नए नए आए हैं कंपनी में, तो 3 से 4 साल के अंदर आपका प्रमोशन हो जाए। तो मिनिमम टाइम पीरियड जो प्रमोशन का क्या रहता है और मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या रहता है, ये दोनों ही आपको पता होना चाहिए। मिनिमम इसलिए कि आप कितनी जल्दी प्रमोट हो सकते हो मोटिवेट रहते हुए, अपना अच्छा काम करते हुए, और मैक्सिमम ये कि अगर वर्स्ट केस में आपको कितने टाइम में कंपनी प्रमोशन दे देगी। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, लिमिट्स, जिससे कि आप ज्वाइन करने से पहले ये डिसाइड कर सकें कि आपको ज्वाइन करना भी है कि नहीं। फीडबैक। अब अगली चीज़ है, देखिए ये आपको HR तो नहीं देगा, पर हाँ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो उसमें काम कर रहे हैं
आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। अब देखिए ये कैसे लें, तो डेफिनेटली एक तरीका तो ये है कि आप उस कंपनी के एम्प्लॉय से लंच पीरियड में बात कर लें, या आप जब उनकी छुट्टी हो तब आप उनसे बात कर लें। तो ऐसे केसेस में आप आसानी से उनसे फीडबैक ले सकते हैं। तो अगर कुछ लोग होते हैं झूठ भी बताएंगे, कुछ लोग ऑनेस्ट होते हैं तो वो आपको सच भी बता देंगे। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं कि आप इंटरनेट पर जाकर के आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, जहां पर लोग अपने रिव्यूज़ देते हैं कंपनी को और रेटिंग्स देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स यानी कि अच्छी और ख़राब दोनों ही बातें बताते हैं। तो इन बातों को आप पढ़ करके भी अपना डिसीजन बना सकते हैं। ये वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं? glassdoor.com, ambition.com और कोरा पे आपको इन कंपनीज़ के या किसी भी कंपनी के रिव्यू मिल जाएंगे। अब अगली चीज़ है कि देखिए, जब आप कहेंगे कि मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशंस राइटिंग में चाहिए, तो जो हमारा जो एचआर है ना वो क्या करेगा? डिनाई करेगा, मना करेगा कि मैं ये सब राइटिंग में नहीं दूंगा। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है? देखिए, अभी आपने कंपनी ज्वाइन तो करी नहीं है, आप अपनी पुरानी कंपनी में काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन पर अभी हैं। भले ही वो कंपनी अच्छी नहीं है, हो सकता है उसमें समस्याएं चल रही हों, फिर भी एटलीस्ट आपके पास करेंटली एक जॉब है। आप जब एचआर से बात करेंगे दूसरे से, तो आप उसको कन्विंस करेंगे। एक तरीका ये है कि आप उन्हें ये कहेंगे कि यू बिलीव इन 100% ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम बोथ दी साइड्स। मतलब आप चाहते हैं कि जो आप उन्हें बता रहे हैं वो सारी बातें सच हो, साथ ही जो वो आपको बातें बताते हैं वो लिखित में दें चाहिए। और ये काम आप तब तक ही कर पाएंगे जब तक आपने अपनी प्रीवियस कंपनी से रिज़ाइन नहीं मारा है और उस कंपनी को ज्वाइन नहीं किया है। एक बार आप नई कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद तो आपकी एचआर भी नहीं सुनता है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिनका आप ध्यान रख करके आप अपनी ज्वाइनिंग में एचआर की कुछ मिस्टेक्स या धोखेबाजी से बच सकते हैं, क्योंकि एचआर का ऑब्जेक्टिव होता है कंपनी के लिए सस्ते, सुंदर, टिकाऊ एम्प्लॉय लेकर के आना। लेकिन आपका जो कर्तव्य है या आपका जो इंटरेस्ट है वो ये है कि आपको एक अच्छी से अच्छी कंपनी और अच्छा काम मिले, साथ ही अच्छी सैलरी पैकेज मिले। तो आप अपना काम कीजिए, एचआर अपना काम कर रहा है और मुझे अपना काम करने दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चलता हूँ, फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।